हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम 9 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट सेशन में देखिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सूडान के गृह युद्ध में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया है। तो आप सभी ने उसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। यह ऑपरेशन है ऑपरेशन कावेरी, जो कि सूडान के गृह युद्ध में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार के द्वारा हाल ही में चलाया गया था। आज का भी सेशन एंड तक पूरा देखिएगा। आज के सेशन में भी आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑफ द डे मिलने वाला है। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो ये इंडेक्स फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हर साल जारी किया जाता है। आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में देखिए, विश्व खाद्य दिवस के मौके पर, जो कि 7 जून को मनाया गया है, दिल्ली के एक कार्यक्रम में डॉक्टर मनसुख मांडविया ने 5वें स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 को जारी किया है। अब एक्चुअल में ये इंडेक्स है क्या? तो देखिए, नागरिकों के लिए सुरक्षित भोजन सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस इंडेक्स को शुरू किया गया है। यह इंडेक्स एक गुणात्मक बेंचमार्किंग मॉडल है फ्रेंड्स, जो राज्यों को खाद्य सुरक्षा के मूल्यांकन हेतु एक ढांचा प्रदान करने का कार्य करता है। हाल ही में इस इंडेक्स में 2022-23 की रैंक प्रदान की गई है, जिसमें देखिए फूड सेफ्टी के मामले में केरल राज्य प्रथम स्थान पर रहा है, सेकेंड पर पंजाब और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु का राज्य है। ये तो हो गए बड़े स्टेट। छोटे स्टेट की बात करें तो पहले स्थान पर देखिए गोवा का नाम आता है फूड सेफ्टी के मामले में, दूसरे पर मणिपुर और तीसरे पर पूर्वी राज्य सिक्किम को रखा गया है। यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में पहले नंबर पर फूड सेफ्टी के मामले में जम्मू कश्मीर है, इसके बाद दिल्ली और तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ का नाम आता है। तो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को फसाई के द्वारा हर साल जारी किया जाता है। पहली बार इस इंडेक्स को देखिए 2018-19 में जारी किया गया था। यह इंडेक्स खाद्य सुरक्षा के 6 अलग अलग पहलुओं में राज्यों और यूनियन टेरिटरीज के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। तो यहाँ पर देखिए, इंपॉर्टेंट तो यही था कि इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे फसाई के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को हर साल जारी किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे देखिए, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना का संबंध किस राज्य से है। देखिए, नाम से आपको यहाँ पर हिंट मिल जाएगी। नंद बाबा आप सभी जानते हैं कृष्ण के पिताजी हैं, जो भगवान कृष्ण हैं उनके पिताजी हैं। ये कहाँ से थे? उत्तर प्रदेश से थे, गोकुल और वृंदावन से। इसीलिए नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा ही की गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश को दूध विकास के मामले में और दूध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार ने 1000 करोड़ रुपए लागत की नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना को हाल ही में मंजूरी दी है। देखिए, इस योजना को उत्तर प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में प्रदेश के 5 जनपदों में 5 डेयरी किसान उत्पादक संगठन को स्थापित किए जाने का लक्ष्य इस योजना के तहत रखा गया है। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना यूपी की योजना है। इसके अलावा देखिए, उत्तर प्रदेश की अदर स्कीम्स की बात करें जो कि अलग अलग क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है, तो विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, कन्या सुमंगला योजना और भाग्य लक्ष्मी योजना, ये सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की अलग अलग सेक्टर में चलाई जा रही योजनाएं हैं। हाल ही में लॉन्च की गई नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना भी उत्तर प्रदेश की योजना है। आगे आ जाइए, अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो देखिए, अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर स्मॉप्स 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हाल ही में बेंगलोर में किया जा रहा है। आंसर सी हो जाएगा। देखिए, इस इंटरनेशनल सम्मेलन का आयोजन इसरो, इतावली अंतरिक्ष एजेंसी और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के सहयोग से 8 और 9 जून को बेंगलोर में किया जा रहा है। अब देखिए, इस सम्मेलन के उद्देश्य की अगर हम बात करें तो ग्राउंड सेगमेंट में उभरती हुई टेक्नोलॉजी पर चर्चा करने के लिए सभी अंतरिक्ष एजेंसियों, स्टार्टअप, उद्योग और शिक्षाविदों को एक साथ लाना इस सम्मेलन को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को
स्मॉप्स 2023 के नाम से जाना जाता है और इसका आयोजन हाल ही में बेंगलोर में किया गया है। अब देखिए, अगर हम इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ही इसरो है। इसकी स्थापना देखिए 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलोर में है और एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है। ये भारत का सबसे बड़ा अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है जिसे इसरो के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, वर्ल्ड ओशियन डे की अगर हम बात करें तो हर साल ये जो डे है 8 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य देखिए महासागरों के महत्व और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और संरक्षण के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। 8 जून को हर साल वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में मनाया जाता है। 2023 में देखिए प्लैनेट ओशियन द टाइड्स आर चेंजिंग वर्ल्ड ओशियन डे की थीम है। यहाँ पर डे भी याद रखिएगा और थीम भी याद रखिएगा, दोनों मैंने आपको बता दी है। अब बात आती है कि इसे शुरू कब किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, साल 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में किया गया था। यहीं पर पहली बार देखिए वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में मनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया था और आगे चलकर 2008 में इसे यूएन के द्वारा मान्यता दी गई थी और इसके मान्यता देने के बाद 2009 से हर साल 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे के रूप में मनाया जाने लगा। तो अगर पहली बार पूछा जाए कि वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया गया था तो 2009 में बनाया गया था। हर साल ये डे 8 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओशियन डे के अलावा देखिए, अगर जून माह में आने वाले अदर्स डे की बात करें तो 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। तेलंगाना स्थापना दिवस हर साल 2 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस हर साल 3 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे वेरी इंपॉर्टेंट हर साल 5 जून को मनाया जाता है और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जिसकी अभी हमने बात की थी हर साल 7 जून को मनाया जाता है। तो इन सभी डे को याद रखिएगा, ये जून माह में मनाए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण डे है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सिफारिश कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, जिसे कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के नाम से जाना जाता है, इसके द्वारा हर साल न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सिफारिश की जाती है। हाल ही में देखिए इस कमीशन की सिफारिश पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी बैठक में तुअर दाल, उड़द दाल, धान और मक्के की फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी दी है। क्रॉप में डाइवर्सिफिकेशन को प्रोत्साहित देने के उद्देश्य से न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की वृद्धि को मंजूरी दी है। अब क्वेश्चन आता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक्चुअल में होता क्या है? तो देखिए, ये वो प्राइस है जिस प्राइस पे गवर्नमेंट किसानों से उनकी फसलें खरीदती है या उनका अनाज खरीदती है। यह जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड किया जाता है, ये किसानों की उत्पादन लागत का कम से कम 1.5 गुना तक अधिक होता है। अब ऐसी कितनी फसलें हैं जिन्हें एमएसपी दिया जाता है? तो देखिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग के द्वारा सरकार को 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और गन्ने की फसल के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश की जाती है। तो इस तरह से 22 मैंडेटरी क्रॉप से और इसके अलावा गन्ना 23वीं फसल है जिसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को जारी किया जाता है। अब देखिए, अगर हम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंतर्गत कार्य करने वाला एक निकाय है जिसकी स्थापना 1965 में की गई थी। लेकिन यहाँ पर यह याद रखिएगा कि ये केवल एक सलाहकारी निकाय है, इसकी सिफारिशें भारत सरकार मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। हाल ही में कितने देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने गए हैं? तो देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हाल ही में 5 अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। इन अस्थायी सदस्य की बात करें तो अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया, ये आगे आने वाले 2 सालों के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 अस्थायी सदस्य हाल ही में चुने गए हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो देखिए, इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं जिसमें से 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है
जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। अब देखिए यहाँ पर 5 परमानेंट मेंबर के बारे में हमको पता होना चाहिए। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ये 5 ऐसे देश हैं जो कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा आमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? आमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये भारत के असम राज्य में स्थित है फ्रेंड्स। हाल ही में यहाँ पर देखिए भारतीय सेना ने मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार किया है। हाल ही में इस सेंचुरी में भारतीय सेना ने देखिए हाथियों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए कई तालाबों का निर्माण किया है। तो यहाँ पर आपको आमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पता चल गया कि ये भारत के असम राज्य में स्थित है। इसके अलावा देखिए अगर हम असम के कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो आपको यहाँ पर काजीरंगा और मानस स्पेशली याद रखना चाहिए। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नेमरी नेशनल पार्क, डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई नेशनल पार्क और रायमोना नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क भारत के असम राज्य में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडों के लिए जाना जाता है। असम जो कि एक भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, इसकी कैपिटल दिसपुर है। गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के वर्तमान में गवर्नर है और हिमंत बिस्वा शर्मा इस राज्य के वर्तमान में सीएम के पद पर हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78 सेशन के लिए देखिए हाल ही में नए अध्यक्ष चुने गए हैं जिनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। यूनाइटेड नेशन की मेंबर्स कंट्री ने देखिए हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78 सेशन के लिए नए अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस को चुना है। आंसर ए हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की अगर हम बात करें तो ये यूनाइटेड नेशन के 6 अंगों में से एक है जो कि यूनाइटेड नेशन का मुख्य नीति निर्माण अंग है। इसका मुख्यालय यूएसए के न्यूयॉर्क में स्थित है और जितनी भी यूनाइटेड नेशन की मेंबर्स कंट्रीज हैं मतलब 193, वो संयुक्त राष्ट्र महासभा की भी सदस्य देश है। हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78 सेशन के लिए प्रेसिडेंट चुना गया है। आगे आते हैं। नाटो देशों की एयरफोर्स द्वारा सबसे बड़ा युद्धाभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो देखिए नाटो, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, इसने हाल ही में देखिए एक बहुत बड़ा युद्धाभ्यास आयोजित किए जाने की योजना बनाई है जिसका नाम है एयर डिफेंडर 2023। इसका आयोजन यूरोप के देश जर्मनी में किया जाने वाला है जिसमें देखिए नाटो के सभी 31 देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अब अभ्यास कब होगा? तो ये अभ्यास जर्मनी में 12 से लेकर 24 जून तक आयोजित किया जाएगा। एयर डिफेंडर 2023 के देखिए कुछ प्रशिक्षण रामस्टीन एयर बेस में भी किए जाएंगे जो कि नाटो सेना का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये उत्तरी अमेरिकी देश और यूरोपीय देशों का एक संगठन है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। ये एक सैन्य गठबंधन है। इसका मुख्यालय बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 31 है। पहले 30 हुआ करती थी, लेकिन हाल ही में इसका 31वां सदस्य देश फिनलैंड बना है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके महासचिव मतलब सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो ये जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। नाटो सेना का युद्धाभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन जर्मनी में किया जाने वाला है। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च लॉन्च किया गया। इस मिशन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो देखिए इस मिशन को शॉर्ट में माहिर के नाम से जाना जाएगा, जिसे हाल ही में विद्युत क्षेत्र में लॉन्च किया गया है। माहिर मिशन का संबंध भारत के विद्युत क्षेत्र से है। भारत के देखिए विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है ताकि भारत में पावर सेक्टर में उभरती हुई टेक्नोलॉजी की जल्दी पहचान की जा सके और उन्हें भारत के अंदर और भारत के बाहर तैनात करने के लिए बड़े पैमाने पर स्वदेशी रूप से विकसित किया जा सके। तो याद रखिएगा, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, जिसे माहिर के नाम से जाना जाता है, पावर सेक्टर की परियोजना है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए हमने 9 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिटेल में समझा। अब आ जाइए, कल की फैक्ट शीट को हम कंटिन्यू करेंगे।
मई जून 2023 में जो हाल ही में अपॉइंटमेंट किए गए हैं उनको यहाँ पर हम जानने वाले हैं। कल भी मैंने आपको कुछ अपॉइंटमेंट्स बताए थे, आज हम उन्हीं अपॉइंटमेंट्स को आगे लेकर चलते हैं। पहला देखिए, डॉक्टर मनोज सोनी को हाल ही में यूपीएससी के चेयरमैन पद की शपथ दिलाई गई है। तो मनोज सोनी यूपीएससी के वर्तमान में चेयरमैन है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन पंकज कुमार जैन नियुक्त किए गए हैं। अर्जुन मेघवाल को भारत का हाल ही में कानून मंत्री बनाया गया है। कर्नाटक राज्य के नए सीएम कांग्रेस विधायक सिद्धारमैया को बनाया गया है। आगे आ जाइए, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रमोद भसीन को अपना नया अध्यक्ष चुना है। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के मौजूदा अध्यक्ष डॉक्टर के गोविंदराज को फीबा एशिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली को त्रिपुरा राज्य का पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कर्नाटक के विधानसभा के अध्यक्ष यूटी खादर बनाए गए हैं, जो कि कर्नाटक के पहले मुस्लिम विधानसभा अध्यक्ष हैं। नामदेव शिरगांवकर को ताइक्वांडो इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में एसवी गंगापुरवाला को मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। लास्ट देखिए, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की शपथ दिलाई गई है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर वर्तमान में कौन है? तो ये प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए फैक्ट शीट में हमने कल भी नियुक्तियां देखी थी, आज भी हमने उसी को कंटिन्यू किया। अब आ जाइए, लास्ट डे के जो हमने करंट अफेयर्स पढ़े थे उनको हम एक बार यहाँ पर जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ताकि अगर कल कोई फैक्ट याद नहीं हुआ हो तो वो हमको इजीली याद हो जाए। पहला देखिए, 2023 एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल 19 पदक अपने नाम किए हैं। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2023 की थीम की बात करें तो फूड स्टैंडर्ड सेव्स लाइव्स, ये 2023 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की थीम है। अजय टू योगी आदित्यनाथ, शांतनु गुप्ता के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। चर्चा में रहा चक्रवात बिपरजॉय हाल ही में अरब सागर की ओर बढ़ रहा है। वर्ल्ड बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3% रहने का अनुमान लगाया है। अभ्यास एक था, भारत और मालदीव की सेना के मध्य में आयोजित किया जाने वाला युद्धाभ्यास है। के-फोन परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो के-फोन परियोजना भारत के केरल राज्य की परियोजना है। आगे आइए, अंतर्दृष्टि वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड अंतर्दृष्टि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। डच विज्ञान का सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार हाल ही में भारतीय मूल की जायिता गुप्ता को दिया गया है। लास्ट देखिए, सावित्री पंप स्टोरेज परियोजना महाराष्ट्र गवर्नमेंट की परियोजना है, जो कि पावर सेक्टर से संबंधित है। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए, लास्ट डे के करंट अफेयर्स को हमने एक बार रिवाइज कर लिया। अब आ जाइए, आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।